नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, यूपी टेट की तैयारी में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो पेपर टू एसएसटी अर्थात जूनियर की सोशल साइंस इस वीडियो में आपको कराने वाला हूं। जितने भी क्वेश्चन आपको यहां पर कराऊंगा सभी क्वेश्चन पेपर के लिए इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं, क्योंकि जो भी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में आप लोगों के लिए सिलेक्ट किए हैं वे सभी क्वेश्चन संपूर्ण सिलेबस के प्रत्येक टॉपिक को कवर करेंगे। जी हाँ, जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा वो सभी क्वेश्चन कंप्लीट सिलेबस पर आधारित रहेंगे। जितने भी सिलेबस में आपके टॉपिक दिए गए उन सभी टॉपिक से ऐसे टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं जो पेपर के दिन आपको हमारी इन्हीं वीडियो से डायरेक्ट छपे मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन के प्रकारों की, क्वेश्चन के प्रकार आपके सामने हैं। अधिकतर क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने पीवाईक्यू भी डाल दिए हैं ताकि आपको अंदाजा लग जाए एग्जाम का लेवल कैसा रहेगा, क्वेश्चन आखिर पूछेगा कहां से, क्वेश्चन को सोल्व आपको कैसे करना है। और इस वीडियो में न्यू क्वेश्चन, अपडेटेड क्वेश्चन और मिक्स क्वेश्चन, क्योंकि पूरे सिलेबस के क्वेश्चन डाले गए हैं, मिक्स क्वेश्चन आपको कराऊंगा। यह वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन कम टाइम में आपको कराऊंगा। रिवीजन, प्रैक्टिस, थ्योरी भी आपको बीच बीच में करा दी जाएगी ताकि सारे काम आपके एक साथ हो जाएं, रिवीजन भी हो जाए, प्रैक्टिस भी हो जाए, है ना, पीवाईक्यू क्वेश्चन भी हो जाए, तो सब कुछ आपका एक साथ होता हुआ चलेगा। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ इस वीडियो को ध्यान से देखना है, बस चीजों का समझने का प्रयास करना है, बाकी सब कुछ मैं आपका यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आ चुका है। कहता है सुनहरा रेशा के नाम से किसे जाना जाता है? कपास को, पटसन को, चाय को, मक्का को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा पटसन। पटसन को बोलते हैं सुनहरा रेशा। क्या बोलते हैं? सुनहरा रेशा। पटसन की खेती की जाती है जो कि एक रेशेदार फसल हो जाएगी। कैसी? रेशेदार फसल आपकी हो जाएगी। और कपास भी आपकी रेशेदार फसल के अंतर्गत ही आ जाती है, ठीक है ना, क्योंकि कपास से भी आपके वस्त्र बनाए जाते हैं। दोनों इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएंगे। और एक आपका जूट भी होता है, जूट ये भी आपकी रेशेदार फसल में ही शामिल की गई है। क्वेश्चन का राइट आंसर आपका पटसन हो जाएगा। जूट को सुनहरा क्या बोलते हैं? जूट को सुनहरी जरी के नाम से जानते हैं। जूट को सुनहरी जरी के नाम से जानते हैं। यह भी पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। सुनहरी जरी किसे बोलते हैं? जूट को सुनहरी जरी के नाम से जानते हैं। सुनहरा रेशा किसे बोलते हैं? पटसन को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है निम्नलिखित को सुमेलित करें। यह क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछा जा चुका है। एक तरफ कृषि का नाम, दूसरी तरफ उनसे संबंधित क्षेत्र के नाम दिए गए हैं, यहाँ पर मिलान करना है। झूमिंग, मिल्पा, रोका, लदांग, ये जो आपके नाम दिए गए हैं ये किस प्रकार की खेती के नाम दिए गए हैं? इसको बोलते हैं स्थानांतरणशील कृषि, या इसको बोलते हैं जो खेती बदल बदल कर की जाती है। झूमिंग के नाम से भी इसको जानते हैं, कर्तन दहन के नाम से भी इसको जानते हैं। काट कर जलाने वाली खेती को स्लेश एंड बर्न, काट कर जलाओ, उसको बोलते हैं कर्तन दहन या स्थानांतरणशील, या इसको घुमत्तू के नाम से भी जानते हैं यह वाली खेती, और इसको झूमिंग के नाम से भी जानते हैं। अब बात यहाँ पर उठती है किस देश में किस नाम से जानते हैं। देखो, झूमिंग तो भारत में बोलते हैं, उत्तर पूर्वी भारत में, ठीक है ना। एक का यहाँ पर भी हो जाएगा। एक का भी देखो किस में है, एक का भी तो आपके पहले में है और किसी में भी नहीं दिया गया है, तो सारे के सारे आपके गलत हो जाएंगे, ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक। मिल्पा, मैक्सिको में इसको मिल्पा के नाम से जानते हैं, मैक्सिको में मिल्पा बोलते हैं। ब्राजील में इसको रोका के नाम से जानते हैं। लादांग मलेशिया में व इंडोनेशिया में इसको बोला जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में मत लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग एग्जाम में भी पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए तो आपका 1 नंबर यहाँ पर पक्का हो जाएगा। ठीक। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लो। कहता है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल कहाँ पर है? एंजल कहाँ पर है? यह आपका दक्षिण अमेरिका में स्थित है। कहाँ पर? दक्षिण अमेरिका में आपका एंजल जलप्रपात है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात यह है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कहता है कथन और कारण पर आधारित काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम है। बात तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, काली मिट्टी कपास के लिए ही जानी जाती है। कारण इसका बताया गया है, काली मिट्टी का निर्माण लावा के टूटने फूटने से हुआ है। ये भी बात आपकी करेक्ट हो जाएगी, दोनों बातें करेक्ट हो जाएंगी। काली मिट्टी का निर्माण लावा के टूटने फूटने से, और काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
पहला वाला विकल्प इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है ओजोन परत के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण वायुमंडल की प्राणवायु कौन सी है। प्राणवायु किसको बोलते हैं, आप सभी को पता है ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, प्राणवायु के नाम से जानते हैं, जीवनदायिनी के नाम से इसी को ही जानते हैं, जो कि कितनी पाई जाती है 20.8% इतनी आपकी पाई जाती है, जिसको 21% सामान्यता लिखा जाता है। इस सबसे ज़्यादा आपकी नाइट्रोजन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कहता है उपसौर की घटना किस तिथि को होती है। बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। उपसौर और अपसौर ये दो घटनाएं आपकी होती हैं, है ना। उपसौर का मतलब क्या होता है, ये घटना आपकी 3 जनवरी को घटती है। अब याद कैसे करोगे, इसकी ट्रिक क्या है, जैसे यहाँ पर उप में जो आपका उप लिखा है, उप में 3 आपका नजर पड़ रहा ना आपको, पहले का अक्षर 3 टाइप का है और उत्तर भी आपका 3 टाइप का, यानी कि 3 जनवरी। 3 जनवरी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उपसौर कब होता है, 3 जनवरी को होता है उपसौर, ठीक, उपसौर। अपसौर कब होता है, अपसौर आपका 4 जुलाई को होता है। करेक्ट आंसर आपका तीसरा विकल्प हो जाएगा। उपसौर का मतलब होता है जब सूर्य पृथ्वी के निकट होता है, निकटतम स्थिति को उपसौर बोलते हैं, निकटतम स्थिति को उपसौर बोलते हैं। अपसौर बोलते हैं जब अधिक दूरी होती है दोनों के बीच में, सूर्य व पृथ्वी बहुत अधिक दूर हो जाते हैं, 4 जुलाई को ऐसी घटना घटती है, तो उसको अपसौर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपको ध्यान से देखना है। मकर रेखा को 2 बार काटती है ऐसी विश्व की एक नदी है, जिसको लिम्पोपो नदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिम्पोपो नदी। क्या बोलते हैं, लिम्पोपो नदी। यहाँ पर समझो इस बात को, जैसे एक तो आपकी होती इक्वेटर 0 अक्षांश इसका मान होता है, जिसको भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। भूमध्य रेखा के नीचे आपकी होती है मकर रेखा। कौन सी, मकर रेखा। अब इस मकर रेखा को 2 बार यह नदी इस प्रकार से काटती है, ठीक है ना। इस नदी को बोलते हैं लिम्पोपो नदी। क्या बोलते हैं, लिम्पोपो नदी। इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, सिलेबस में आपका दिया गया है, इसीलिए पेपर में क्वेश्चन आपका बना है। और कांगो नदी आपसे पूछे, कांगो नदी ये भूमध्य रेखा को काटती है। किसको, भूमध्य रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, कांगो नदी भूमध्य रेखा को काटती है। लिम्पोपो नदी आपकी मकर रेखा को 2 बार काटती है। क्वेश्चन का जवाब सी विकल्प यहाँ पर आपका हो जाएगा। यहाँ पर पॉइंट को आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास करो। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में दिया गया है। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी जो है ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। 2 नदियां आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट हैं और पेपर में दोनों से ही क्वेश्चन बन चुके हैं, बन भी सकते हैं, इसलिए सारी जानकारी इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब ये नदियां किस देश की हैं या किस महाद्वीप की हैं, उसको थोड़ा जान लेते हैं, ताकि क्वेश्चन इसी के इर्द गिर्द बनेगा तो आप लोग कर पाओगे। मैं शुरू से शुरू करता हूं। सबसे पहले मैंने आपको उपसौर के बारे में बताया। उपसौर 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक निकट होती है ना, निकट होती है। अपसौर 4 जुलाई को होता है, जो कि पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूर होती है, ठीक है ना। दोनों बात क्लियर हो गई। उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप की यहाँ पर बात मैं करने वाला था, जहाँ की ये नदियाँ आपकी पाई जाती हैं। इसका अधिकांश भाग पठार है, अफ्रीका महाद्वीप का अधिकांश भाग पठार है। विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा यहीं से गुजरती हैं। पेपर में कई अलग अलग एग्जामों में भी क्वेश्चन ये भी आ चुका है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, एक विषुवत, दूसरी कर्क, तीसरी मकर, ये तीनों गुजरती हैं अफ्रीका महाद्वीप से, ठीक। इतनी बात क्लियर हो चुकी है। उष्ण कटिबंध में होने के कारण अत्यधिक गर्म महाद्वीप है। विषुवत रेखीय घने वन, घास के मैदान, विशाल मरुस्थल यहाँ पर पाए जाते हैं। मिस्र की सबसे लंबी नदी नील, मिस्र की सबसे लंबी नदी नील यहीं से बहती है। अफ्रीका की प्रमुख नदी नाइजर, कांगो, लिम्पोपो यहीं पर हैं। अब यही मैं बात आपको बता चुका हूँ 2 बार। कांगो भूमध्य रेखा को 2 बार काटेगी, लिम्पोपो नदी मकर को 2 बार काटेगी। विक्टोरिया जलप्रपात विश्व प्रसिद्ध, ये भी अफ्रीका महाद्वीप में आपका पड़ता है। उसके बाद अंटार्कटिका महाद्वीप की एक लाइन लिखी है, बर्फ की चादर से ढका है, मानव का स्थायी निवास यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। भारत के शोध संस्थान मैत्री, भारती, गंगोत्री यहीं पर आपके पाए जाते हैं, ठीक। ये थ्योरी थी, क्योंकि कंसेप्ट तो मुझे आपका क्लियर करना ही पड़ेगा। सिर्फ क्वेश्चन करने से अगर आज सफलता मिल जाती तो लोग किताब क्यों पढ़ते,
ठीक है ना। तो ये थ्योरी भी जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन के इधर इर्द गिर्द वाली जहाँ से पेपर में एग्जामिनर पुनः क्वेश्चन बना सके। जितने भी नए मित्र पहली बार इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं उनको एक छोटी सी जानकारी बता दूं, फिर मैं आपको आगे के क्वेश्चन कराऊं। यह जो जानकारी आपको बताई जा रही है यहाँ पर, ये मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स से आपको जानकारी बताई जा रही है, ठीक है ना। यह नोट्स आपके यूपी टेट स्पेशल एसएसटी के नोट्स हैं। एसएसटी अर्थात जूनियर की सोशल साइंस 6 to 8 के लिए इंपॉर्टेंट नोट्स स्पेशल तौर पे तैयार किए गए हैं, जो पूरे के पूरे 60 नंबर को कवर करते हैं। इसमें पूरा सिलेबस जितना दिया गया है टॉपिक वाइज आपको नोट्स मिलने वाला है। यह तो आप लोग ज्योग्राफी का यहाँ पर पार्ट देख पा रहे हैं, इसी प्रकार से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एग्रीकल्चर, होम साइंस, म्यूजिक, जहाँ से कुछ क्वेश्चन आपके 1-2 देखने को मिलेंगे, वो पूरा सिलेबस कंप्लीट किया गया है। इन नोट्स में पॉइंटों को हाईलाइट भी किया गया है ताकि जहाँ से पेपर में सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे गए उन पॉइंट पर भी आपकी एक बार नजर पड़ जाए। यह नोट्स आपको लेने कैसे हैं, दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके इन नोट्स को आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। नोट्स का प्राइस 299 रुपए है। नोट्स के साथ आप लोगों को पूछे गए सभी वर्ष के पीवाईक्यू क्वेश्चन भी मिलेंगे, वो भी 2011 से 22 तक। जब से आपका यूपी टेट का एग्जाम हुआ है तब से अंतिम एग्जाम तक 2022 तक सारे के सारे पीवाईक्यू मिलेंगे। इन पीवाईक्यू की मुख्य तौर पे विशेषता जो रहेगी वो यहाँ पर रहेगी कि मैंने क्वेश्चन को पीवाईक्यू को वन लाइनर में कन्वर्ट किया है। क्वेश्चन पढ़ोगे उसके सामने डायरेक्ट आपका आंसर लिखा रहेगा, 4 ऑप्शन की बजाय। ये पढ़ने से आपका टाइम बचेगा, रिवीजन हो जाएगा, है ना, सब कुछ हो जाएगा आपका। विकल्प में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इनको एक बार पढ़ने से आप लोग पेपर को सोल्व करोगे तो सारे क्वेश्चन पेपर आपके सोल्व हो जाएंगे। इसमें आपसे 400 से अधिक क्वेश्चन मैंने इसमें पीवाईक्यू डाल दिए हैं जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप लोग काम क्या करेंगे, एक तो आपको कंप्लीट थ्योरी वाले नोट्स मिल जाएंगे, दूसरा आपको ये वाले पीवाईक्यू भी मिल जाएंगे अलग से। तीसरी किताब, तीसरा कंटेंट, थर्ड पार्टी का कंटेंट आपको बिल्कुल भी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप लोग सिर्फ इतना कर लेते हो तो 60 नंबर आपके कहीं नहीं गए, और मेरा साथ तो आपके साथ हमेशा बना ही रहेगा। और आप इस वीडियो को भी, जो भी जितनी भी वीडियो आएंगी उनको देखते रहेंगे तो और आपको मदद मिल जाएगी। पीवाईक्यू, थ्योरी नोट्स सब कुछ आपको मिल जाएगा। 299 नोट्स का प्राइस है। नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज अवश्य आप लोग एक बार कर लें, मैं आपसे खुद बात कर लूँगा, तुरंत आपको नोट्स मिल जाएंगे। यहाँ पर मैंने आपको इन सभी के बारे में बता दिया। अब ये जितनी भी यहाँ पर नदियाँ दी गई हैं ये किस महाद्वीप में है आपकी, तो आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में पड़ती हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कहता है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एटना, कोटोपैक्सी, विसुवियस, स्ट्राम्बोली। राइट आंसर आपका हो जाएगा स्ट्राम्बोली, ठीक है ना। स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी बोलते हैं। यह ज्वालामुखी आपका हमेशा क्या है कि भूमध्य सागर क्षेत्र में हमेशा प्रकाशवान रहता है, इसीलिए इसको प्रकाश का स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। तो डी विकल्प इस क्वेश्चन का यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको बता दिया स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली जो है ना ये कहाँ पर पड़ता है, किस देश में पड़ता है, तो ये आपका इटली में पड़ता है। कहाँ पर, इटली में पड़ता है। एटना भी आपका इटली में ही पड़ता है। कोटोपैक्सी ये ऊंचा ज्वालामुखी आपका हो जाएगा। जो आपका स्ट्राम्बोली है ना ये कैसा जागृत है, यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी। यहाँ पर हमेशा क्या होता है, ज्वालामुखी उद्गार हमेशा होते ही रहता है, इसीलिए तो इसको प्रकाश स्तंभ बोलते हैं, ठीक है ना। आपके सिलेबस में यहाँ पर प्रमुख ज्वालामुखी दिए गए हैं, उनसे संबंधित देशों के नाम भी दिए गए हैं। यहाँ पर 1-2 पॉइंट आप लोग समझ लो। सक्रिय ज्वालामुखी इटली का एटना हो गया, स्ट्राम्बोली हो गया इटली का, है ना। स्ट्राम्बोली भूमध्य सागर के द्वीप में है, जिसमें सदैव उद्गार होने के आसपास का क्षेत्र प्रकाशमान रहता है, इसी कारण इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको बोलते हैं, स्ट्राम्बोली को बोलते हैं, जो कि इटली का है। संसार का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी दक्षिण अमेरिका का कोटोपैक्सी है। अब पेपर में कोटोपैक्सी से भी क्वेश्चन आ चुका है, मैंने आपको अक्सर कराया होगा कि ये ऊंचा है और सक्रिय, ऊंचा है और सक्रिय है, वो है कोटोपैक्सी। ठीक, 2 बातें आपकी यहाँ पर क्लियर हो गई। यहाँ पर जल्दी से देशों को जान लेते हैं, ठीक है ना। देश यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं, ठीक। इटली का एटना और विसुवियस, भारत का बैरान द्वीप,
में ज्वालामुखी, म्यांमार का पोप, इंडोनेशिया का क्राकाटाओ, फिलीपींस का म्यान, जापान का फ्यूजियामा। ये कुछ देश हैं। शायद पेपर में कल को मिलान से क्वेश्चन पूछ ले कौन से देश में कौन सा ज्वालामुखी है, तब आपको मिलान करना पड़े, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बता दिया जो भी बताना था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कहता है टैगा प्रदेश में पाए जाने वाले शंक्वाकार वनों को साइबेरिया में क्या कहते हैं? तो बोरियल कहते हैं, टैगा कहते हैं, लानोस कहते हैं, वेल्ड कहते हैं। ठीक, तो शंक्वाकार जो वन होते हैं साइबेरिया में इनको क्या बोलते हैं? टैगा बोलते हैं। क्या टैगा प्रदेश में पाए जाते हैं, इनको दोस्तों बोरियल बोलते हैं। क्या बोरियल के नाम से जानते हैं। ठीक, ए विकल्प यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कपास उगाने के लिए कम से कम कितने पाला रहित दिनों की आवश्यकता होती है? पाला रहित, पाला रहित का मतलब होता है बिना पाला के कितने दिन चाहिए कपास को उगाने के लिए? 100 से 110, 150 से 160, 200 से 210, 300 से 310। करेक्ट जवाब आपका हो जाएगा 200 से 210 ऐसे दिन चाहिए होते हैं कपास को उगाने के लिए पाला रहित। ठीक, सी विकल्प यहाँ पर करेक्ट जवाब आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पर कहता है गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से पुकारा जाता है? जमुना, मेघना, सांगपो, पद्मा। क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा आपका, लेकिन कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं हूँ। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन में, है तो सरल, पेपर में आता तो आप लोग गलत करके आ जाते हैं। गंगा नदी जो बांग्लादेश में प्रवेश करती है ना, इसको वहाँ पर पद्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पद्मा बोलते हैं। डी विकल्प करेक्ट आपका हो जाएगा। गंगा को पद्मा के नाम से जानते हैं और आपको कुछ नहीं जानना है। ठीक, इतना आप लोग याद रखना, बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा बोलते हैं, सिंपल सी बात। सांगप्पो, ये चीन या तिब्बत में बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को। किसको? चीन आपका तिब्बत का हिस्सा है? नहीं नहीं, तिब्बत ही चीन का हिस्सा है, ठीक है ना। और चीन में या तिब्बत में सांगप्पो बोलते हैं किस नदी को? ब्रह्मपुत्र नदी को। किसको? ब्रह्मपुत्र नदी को चीन या तिब्बत में सांगप्पो बोला जाता है। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या बोलते हैं? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से बोलते हैं। जहां पर जमुना और ये पद्मा का मिलन होता है उस स्थान को मेघना के नाम से जानते हैं। ठीक, करेक्ट जवाब आपका डी विकल्प यहाँ पर हो जाएगा। कुल मिलाकर के ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना कहलाती है। यहाँ पर ब्रह्मपुत्र लिख देता हूँ ताकि दो अलग अलग नदियां हैं आपकी। ब्रह्मपुत्र को देखो, जमुना कहाँ पर बोलते हैं? जमुना बोलते हैं कहाँ पर? बांग्लादेश में। ठीक, यहाँ पर ये बांग्लादेश के साथ हो जाएगा। सांगप्पो बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को कहाँ पर? चीन या तिब्बत में। चीन या तिब्बत में इसको बोलते हैं। बात क्लियर हो चुकी है आपकी। अगला देखो, गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की महासागरीय धारा है? ये महासागरीय धारा किस ओर से किस ओर जाती हैं? नहीं पता होगा आपको, बताऊंगा मैं आपको। गल्फ स्ट्रीम आपकी एक गर्म धारा हो जाएगी। कैसी? गर्म धारा आपकी हो जाएगी। आप लोगों को दो बातें बहुत उपयोगी रहेंगी समझने के लिए। कौन सी? महासागरीय धाराएं, क्योंकि सिलेबस का हिस्सा है। एक दो क्वेश्चन अवश्य आपको पेपर में देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए गर्म धारा कहाँ पर बनेगी, किस ओर ये जाएगी। उसी प्रकार ठंडी धारा कहाँ बनेगी, किस ओर जाएगी, कौन कौन से इनके उदाहरण हैं, वो एक नज़र में आप लोग देख लो। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर गर्म धारा की। गर्म धारा भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है, ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है, लेब्राडोर ठंडी है, गल्फ स्ट्रीम गर्म है। क्या आपने समझा? आपको मैंने यहाँ पर बताया जो गर्म धाराएं होती हैं ना, ये भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं। भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र आपका हमेशा गर्म रहता है क्योंकि सूर्य सीधा यहीं पर चमकता है, इसलिए यहाँ पर गर्म धाराएं आपकी पैदा होंगी। अब जो गर्म धाराएं होती हैं ये ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। जैसे यहाँ पर मैं चित्र बना दूं, ये बीच वाली रेखा आपकी हो गई भूमध्य रेखा, यहाँ पर धाराएं बनी आपकी गर्म, और ये ध्रुव की ओर, यानी कि ऊपर आपके ध्रुव हैं, ध्रुवों की ओर इस प्रकार से धाराएं आपकी प्रभावित होंगी। उसी प्रकार नीचे दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव की तरफ ये धाराएं आपकी प्रभावित होंगी। यह गर्म धारा को प्रदर्शित करता है चित्र। ठीक, अब ठंडी को समझ लो ताकि कंफ्यूजन आपका खत्म हो जाए। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्ण कटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं।
नहीं आपको समझ में आया होगा, हम जानते हैं। क्यों नहीं समझ में आया? क्योंकि आपने इन शब्दों को नहीं समझ पाए। समझो, यहाँ पर मैं आपको पुनः आपको समझाता हूँ। देखो, गर्म तो आपने समझ ली, कहाँ पर पैदा होती हैं गर्म धाराएं? भूमध्य रेखा में। आपने ये भी पढ़ा है, जो ध्रुव होते हैं ना, ध्रुव आपके हमेशा ठंडे होते हैं, तो ठंडी धारा कहाँ पर पैदा होगी? आप कहोगे कि सर ध्रुवों से ही ठंडी धाराओं का जन्म होगा। कहाँ से? ध्रुवों से ही इन ठंडी धाराओं का जन्म होगा, ध्रुवों से ही धाराएं पैदा होती हैं। अब ये बहेंगी किस ओर? तो ये निम्न अक्षांश की ओर जाएंगी। निम्न अक्षांश तो आपका बीच में है, जिसको जीरो बोलते हैं, फिर ऊपर ऊपर आपका नीचे की तरफ उठता है। निम्न अक्षांश का मतलब भूमध्य रेखा की तरफ, इस प्रकार से भूमध्य रेखा की तरफ आपकी आएंगी, भूमध्य रेखा की तरफ आपकी आएंगी। क्या बताया मैंने? मैंने आपको बताया उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय कह लो, यानी कि बीच वाला क्षेत्र, कर्क या मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र को उष्णकटिबंध बोलते हैं, या निम्न अक्षांश की ओर प्रवाहित होती हैं। ये दो बातें बहुत कंफ्यूजन करती थी। मैं आशा करूंगा ये दोनों बातें मैंने क्लियर कर दी। और दो तीन बातें समझ लो लगे हाथ, फिर मैं आगे बात करूंगा। जिस स्थान पर गर्म व ठंडी धाराएं मिलती हैं, वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। जहाँ पर ठंडी धारा गर्म धारा दोनों का मिलन होता है, वहाँ पर मछलियाँ सर्वाधिक पाई जाती हैं। जापान का क्षेत्र है आपका, उत्तर अमेरिका का तट है, ठीक है ना। ये बातें बहुत उपयोगी थी आपके लिए, जो मैंने आपको यहाँ पर बता दी। जितने भी लोग नोट्स लेना चाहते हैं तो नंबर पे कॉल अब आप लोग कर लेना या व्हाट्सएप पर मैसेज कर लेना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, दुधुआ राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधुआ कहाँ पर स्थित है? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। कौन कौन इस वीडियो को लखीमपुर खीरी से देख रहा है, जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। पीलीभीत, बहराइच, श्रावस्ती, ये सारे क्षेत्र जो है ना, ये तराई में पड़ते हैं। कहाँ पर? तराई क्षेत्र में पड़ते हैं। कौन कौन इस वीडियो को तराई क्षेत्र से बात कर रहा है, जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं भी देखूं। ठीक, करेक्ट आपका ए विकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कहता है, पृथ्वी के केंद्र से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? केंद्र से तो आपका शुक्र हो जाएगा। ठीक, पृथ्वी के केंद्र से नजदीक, सूर्य के नजदीक आपका बुध हो जाएगा। अगला कहता है, चूना पत्थर लाइमस्टोन किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है? चूना पत्थर जो है ना, ये आपका परतदार अवसादी शैल है। ठीक, परतदार या अवसादी शैल में आपके जीवाश्म भी पाए जाते हैं। जीवाश्म का मतलब जीवों के अंश भी आपके पाए जाते हैं। आग्नेय शैल में आपका मैग्मा है, लावा है। आग्नेय शैल दो प्रकार के, एक अंतर्भेदी आग्नेय, एक बहिर्भेदी आग्नेय, जिसमें बेसाल्ट और ग्रेनाइट ये सब उदाहरण आपके आते हैं। ठीक, प्राथमिक ही आपका आग्नेय ही होता है। तीन प्रकार के शैल, आग्नेय, कायांतरित, अवसादी। अवसादी यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला कहता है, ग्रेट बैरियर रीफ किस महाद्वीप में है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आपकी हो जाएगी, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जानी जाती है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? मानसरोवर के निकट तिब्बत में सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। गंगोत्री किसका है? गंगा का। किसका? गंगा का। यमुनोत्री यमुना का। बंदरपूंछ। ठीक, सी विकल्प करेक्ट। अगला यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव शीत निद्रा हाइबरनेशन में चला जाता है? शीत निद्रा का मतलब है, कई ऐसे क्षेत्र आपके होते हैं, ठंडे क्षेत्र, जहाँ पर जीव बर्फ के नीचे कई महीने या साल तक जमा रहता है, यानी कि उसी के भीतर रहता है और जीवित भी रहता है, वो एक शीत निद्रा में चले जाते हैं। ऐसे भी जीव होते हैं। कई ऐसे जीव होते हैं जो मरुस्थल वाले क्षेत्र में बिल बना करके अंदर ही रहते हैं, है ना, जो कि वो भी शीत निद्रा में चले जाते हैं। सांप शीत निद्रा में चला जाता है, छिपकली भी, मेढक भी, उपरोक्त सभी आपका हो जाएगा। जैसे आपने अपने गांव में देखा होगा बारिशों के दिन में कि मेढक अचानक से बोलने लगते हैं, है ना, खेतों में बोलने लगते हैं। पीले पीले जो मेढक होते हैं ना, अचानक से बोलने लगते हैं, और आपको अभी तो नज़र नहीं दिखाई पड़ेंगे, लेकिन बरसात में वो कहाँ से आ जाते हैं? तो वो शीत निद्रा में ही चले जाते हैं, ज़मीन के अंदर ही चले जाते हैं, और वहीं पर वो निवास करते हैं। पानी बरसता है तो वो धरातल के ऊपर आ जाते हैं, है ना, वो छिपे रहते हैं मिट्टी में। मेढक आपका एक उदाहरण हो गया।
तो इस क्वेश्चन में सभी जवाब आपके हो जाएंगे। छिपकली भी है, सांप भी है, ये सब कुछ शीत निद्रा में चले जाते हैं। मक्का की फसल के लिए किस प्रकार की जलवायु आवश्यक है? मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप। बी विकल्प करेक्ट है आपका। पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी का आकार तो भू आब है, जियोइड के नाम से जानते हैं। जैसे मैं पृथ्वी बना लूं, बीच में पृथ्वी कैसी है? बीच में है पृथ्वी आपकी उभरी हुई, उभरी। ध्रुवों पर कैसी है? ध्रुवों पर यहाँ और यहाँ। ध्रुवों पर पृथ्वी आपकी है चपटी, पेपर में बहुत बार आता है, इसीलिए पृथ्वी को भू आब के नाम से जानते हैं। अगला यहाँ पर कहता है इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? इंडिका, इंडिका तो मेगस्थनीज की किताब का नाम है। किसकी किताब का नाम? मेगस्थनीज की किताब का नाम है। अब मेगस्थनीज ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में, तो उसी का शासन का ब्यौरा यह किताब उसकी देती है। कौटिल्य की किताब अर्थशास्त्र, कौटिल्य को विष्णुगुप्त चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। हुएन सांग सीयूकी इसकी किताब है। फायान चियूकी, सियूकी, फ्यूकी, इस प्रकार की इन दोनों की किताब है। फायान जो आया था ये विक्रमादित्य के काल में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। हुएन सांग आपके हर्ष के काल में आया था, और फायान किसके काल में आया था? विक्रमादित्य, जिसको चंद्रगुप्त द्वितीय भी बोलते हैं, विक्रमादित्य। ठीक, ये सब इंपॉर्टेंट हैं। सिलेबस का एक एक क्वेश्चन मैंने ढूंढा है। आग की खोज किस काल में हुई थी? आग की खोज, आग इन लोगों ने कब खोज ली थी? तो पूरा पाषाण काल में ही आग की खोज कर ली गई थी। सिलेबस में इतिहास का दूसरा टॉपिक है पाषाण काल से रिलेटेड, और आप लोग सिलेबस उठा के देख लेना, सिलेबस में भी पाषाण काल आपका दिया गया है। तो पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, ताम्र पाषाण काल, इन दोनों के बारे में 2 से 3 ऐसी बातें लिखी गई हैं जो पेपर में हमेशा रिपीट होती हैं। उन्हीं 2-3 बातों को यहीं पर आपको बता देता हूं ताकि कुछ भी आपको ना करना पड़े। क्वेश्चन आए पाषाण काल से तो आप लोग कर लोगे। यहाँ पर सिर्फ आप लोग इस वाले पॉइंटों को, 3 पॉइंट को समझ लो तो पाषाण काल लगभग आपका खत्म है। अलग से नहीं कुछ करना है। जितना पाठ्यक्रम में दिया गया है, जितना आपकी SCERT किताब में दिया गया है, पेपर तो आपका SCERT से ही बनता है ना। मैं देख चुका हूँ सब कुछ, तो जितना पॉइंट इंपॉर्टेंट था वो मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है, जो आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँ पूरा पाषाण काल की, सिर्फ आप इसको सुन लो। खुले आकाश के नीचे मानव रहा करता था। खुले आकाश के नीचे, नदियों के किनारे, झीलों के किनारे रहना, शिकार करना और कंदमूल फल इकट्ठा करना शामिल था। मांस उसका मुख्य भोजन था। गुफा में रहा करता था, कोई स्थायी निवास इसके पास नहीं था। आग का प्रयोग पूरा पाषाण काल में ही हुआ। मृतकों को कब्र में दफनाना आखिरी दौर में इन लोगों ने चित्र बनाने भी पूरा पाषाण काल में ही शुरू कर दिए थे। अब मैं बात करूं यहाँ पर महापाषाण काल की, तो पूरा पाषाण काल की अपेक्षा औजार छोटे इन्होंने कर दिए। प्रकृति में अनेक परिवर्तन हो गए थे दोस्तों। जलवायु पूरी की पूरी गर्म हो गई और बर्फ पिघल गई। क्या हो गई? बर्फ जो थी वो पिघल गई। बर्फ पिघलने से पानी आ गया, ठीक है ना। और पृथ्वी की उर्वरक जो शक्ति थी वो बढ़ गई। जैसे ही पृथ्वी की उर्वरक क्षमता खेतों की बढ़ी तो आपकी घास होगी। घास को खाने के लिए जानवरों की संख्या भी बढ़ गई, जैसे खरगोश, भेड़, बकरी। ये सब किस युग में पैदा हुए? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन सकता है कि जलवायु परिवर्तन किस युग में हुआ था? मध्य पाषाण काल में हुआ था। जानवरों की संख्या किस काल में बढ़ी? तो मध्य पाषाण काल में बढ़ी। घास कब बढ़ी? मध्य पाषाण काल में बढ़ी। कुत्ते को पालतू कब बनाया गया? मध्य पाषाण काल में बनाया गया। नव पाषाण काल भाई आ गया, फिर खेती लोग करने लगे, उत्पादक बन गए, पशुपालन करने लगे, छप्पर के घर बना करके रहने लगे। छप्पर जानते हो ना, ग्रामीण क्षेत्र में आप लोग छप्पर देख सकते हैं। फिर क्या है? फिर पहिए का आविष्कार इन्होंने कर लिया नव पाषाण काल में, ठीक, यहाँ पर लिखा भी है। फिर उसके बाद ताम्र पाषाण काल, नव पाषाण काल को ही बोलते हैं। तांबे के धातु काल भी बोलते हैं। तांबे को जस्ते में मिलाकर कांसा बनाना इन लोगों ने सीख लिया। इतना ही था आपके सिलेबस में पाषाण काल, जिसको हमने आपको बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझा दिया। अब पाषाण काल आपका क्लियर हो गया। अब इसके अतिरिक्त आपको कुछ भी नहीं अलग से पढ़ना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे, सभी को ज्ञात है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कहता है
भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? ऊपर के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया भूमध्य रेखा को कांगो नदी काटती है। कौन सी? कांगो नदी काटती है। अगला देखो, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत 78% आपका पाया जाता है, ऑक्सीजन 21% आपका पाया जाता है। अगला देखो, कहता है सुमेलित करें। सुमेलित आपको करना है, एक तरफ परिवर्तन दूसरी तरफ चट्टान का नाम दिया गया है। कोयला ही आपका हीरा बनता है, ठीक है ना, कोयला ही आपका हीरा बनता है, ये सभी को पता होना चाहिए। पहले का ए हो जाएगा। सैल स्लेट बनती है। चूना पत्थर ही संगमरमर बनता है, सेकेंड का सी। और थर्ड का क्या हो जाएगा? थर्ड का हो जाएगा बी। किसमें दिया गया है? पहले में दिया गया है। पहला विकल्प करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से है ना। लोयस का जमाव किस कारक से होता है? लोयस रेगिस्तान में पाए जाते हैं। कहाँ पर? रेगिस्तान में। चीन में सर्वाधिक लोयस निक्षेपण पाया जाता है, तो पवन से लोयस का निर्माण होता है, पवनों से। भारत का दक्षिणतम शोध संस्थान मैत्री कहाँ पर है? भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ पर है? तो अंटार्कटिका में है ना, क्योंकि अंटार्कटिका जो आपका महाद्वीप है ना, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है। यहाँ पर मानव का कोई स्थायी निवास नहीं है। क्या नहीं है? कोई स्थायी निवास मानव का यहाँ पर नहीं पाया जाता है। पहली बात क्लियर। यहाँ पर विभिन्न देशों के अपने अपने खुद के शोध संस्थान हैं, रिसर्च सेंटर हैं। जैसे भारत का मैत्री है, भारती है, दक्षिण गंगोत्री है, ये सब हो जाएंगे। बी विकल्प करेक्ट है जवाब। अगला देखो, कॉफ़ी के उत्पादन में विश्व में अग्रणी देश कौन सा है? तो ब्राज़ील कॉफ़ी के उत्पादन में आगे है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? अब बताओ क्वेश्चन। अब मैं नहीं बताने वाला हूँ, बता दिया हूँ ऊपर। अब तो क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट ही करना पड़ेगा। अब कमेंट ही करना पड़ेगा आपको, ठीक। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? बताओ उत्तर इस क्वेश्चन का क्या होगा। बहुत सरल है, ठीक है ना, बहुत सरल है। सौर मंडल का मुखिया किसे माना जाता है? सूर्य को बोलते हैं सौर मंडल का मुखिया। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा? बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति। सूर्य क्या है? सूर्य एक आपका तारा हो जाएगा। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा आपका उपग्रह है, पृथ्वी का ही उपग्रह है। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी ग्रह है। क्या है? पृथ्वी आपकी ग्रह है। नीला ग्रह बोलते हैं, हम लोग इसी ग्रह में रहते हैं। अगला कहता है, वे चट्टानें जो द्रवित मैग्मा के ठंडा होने से बनती हैं क्या कहलाती हैं? बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट कर लो, क्योंकि सिलेबस में आपका दिया गया चट्टान, ठीक। सारी चट्टान यहीं पर क्लियर कर दूंगा मात्र 1 मिनट में। द्रवित मैग्मा के ठंडे होने से आपकी आग्नेय सेल बनती। कौन सी? आग्नेय बनती है। अब बारी आती है अवसादी, आग्नेय, कायांतरित, इन तीनों प्रकार की चट्टानों को समझा दूं, ताकि क्वेश्चन बने तो आपका 1-2 नंबर कहीं नहीं जाए, आप यहीं 1-2 नंबर पक्का कर लें, ठीक। जवाब तो मैंने आपको आग्नेय यहाँ पर बता दिया। यूपी टेट SCERT के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बताया गया है, जहाँ से पेपर आपका बनेगा। सेल के प्रकार, पहला आग्नेय, दूसरा परतदार, तीसरा आपका कायांतरित, ठीक। अब इन तीनों को बिल्कुल सिंपल शब्दों में आपको समझाऊंगा। पहला है आपका आग्नेय सेल। आग्नेय लैटिन शब्द इग्नियस का रूपांतरण है। इग्निस का अर्थ होता है आग। इसका निर्माण द्रवित मैग्मा से होता है। मैग्मा जब धरातल पर आता है तो लावा कहलाता है। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो, डायरोइट प्रमुख उदाहरण हैं। ये किसके उदाहरण है? पेपर में आपसे पूछ सकता है। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो, डायोराइट, ये किसके उदाहरण हैं? आग्नेय सेल के उदाहरण आपके हो जाएंगे। पृथ्वी की भूप्रपटी का 2/3 भाग आग्नेय सेल से बना है। जो पृथ्वी की जो ऊपर की जो परपटी है वो 2/3 अर्थात 2/3 भाग आग्नेय सेल से इसका बना हुआ है। आग्नेय सेल को प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं।
तो पहली चट्टान क्लियर हो गई आपकी, आग्नेय बिल्कुल क्लियर। दूसरी देखो, दूसरी देखने से पहले इसकी विशेषताएं भी दी गई। आग्नेय सेल कठोर होती है अतः अपरदन कम होता है। ये सेल रवेदार दानेदार होती है। आग्नेय सेल का संबंध ज्वालामुखी से होता है क्योंकि इसमें लावा वगैरह होता है। आग्नेय सेल में सोना चांदी लोहा अभ्रक भी मिलते हैं। दूसरा आपका क्या है, परतदार सेल, जिसको अवसादी बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स के नाम से जानते हैं। इसका निर्माण कैसे होता है? परतदार सेल का निर्माण अवसादों या मलबा जमा होने के कारण होता है। जब सेलों के छोटे छोटे कणों को पवन बहता पानी अपने साथ उठा ले जाता है या बहा ले जाता है, तब परतदार सेलों का निर्माण होता है। इसमें जीवों के अंश भी पाए जाते हैं। परतदार सेल 3/4 भाग पृथ्वी पर पाया जाता है। ये भी पूछ सकता है कि परतदार सेल का पृथ्वी पर कितना भाग है, तो 3/4। अगला कहता है लोयस का जमाव वायु निर्मित परतदार सेल का प्रमुख उदाहरण है। हिमालय में परतदार सेल, बालू का पत्थर, स्लेट चूना पत्थर, कोयला खड़िया, ये प्रमुख किसके हैं? ये अवसादी। अवसादी किसके हैं? अवसादी। अवसादी को ही क्या बोलते हैं? परतदार बोलते हैं। क्या ये बात आपकी सही होगी? बिल्कुल क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर जैसे इसको जीवाश्म के नाम से भी आपका जानते हैं, मैंने आपको बता दिया है अवसादी या परतदार को। लास्ट है आपकी रूपांतरित, मेटामॉर्फिक या कायांतरित, जो जिसका रूप बदलता है। आग्नेय का परतदार सेल में दाब व ताप के द्वारा रूपांतरित सेल का निर्माण होता है। रूपांतरण के दौरान चट्टान का संगठन, रूप, रंग बदल जाता है, परंतु चट्टान का विघटन नहीं होता है। जैसे सेल से स्लेट बनना, डोलोमाइट व खड़िया से संगमरमर, कोयला हीरा में बदल जाता है, कोयला हीरा में बदलता है, तो ये भी आपका रूपांतरित हो जाएगा। तीनों सेल मैंने आपको बता दिए। ठीक, तो अब आगे के क्वेश्चन की बात करूंगा। जितने भी लोगों को लगता है कि नोट्स हमारे पास होने चाहिए, तो आप घबराओ मत, ले लो, पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो। ठीक, अगला यहाँ पर है त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो महावीर स्वामी ने दिया था। किसने? महावीर स्वामी ने, भगवान महावीर स्वामी ने दिया था। अगला कहता है कौन सी एक पेय फसल है, पीने वाली फसल कौन सी है जिसको पिया जा सकता है? बताओ। कपास, पटसन, चाय, मक्का। चाय को बोलते हैं पेय फसल, चाय को बोलते हैं, कॉफ़ी को बोलते हैं। अगला देखो, जब नदी मैदानी भागों में टेढ़े मेढ़े रास्तों पर बहती है तो उसे विसर्प बोलते हैं, मिंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिंडर बोलते हैं, विसर्प बोलते हैं। नदी डेल्टा बनाती है, जैसे क्या डेल्टा बनाती है आपकी नदी? डेल्टा कब बनाती है नदी? डेल्टा कब बनाती है नदी बताओ? जैसे सुंदरवन डेल्टा हो गया आपका। ठीक, वाटरफॉल कब बनाती है? जलप्रपात कब बनाती है? जब नदी पहाड़ी या पहाड़ से नीचे गिरती है। ठीक, जैसे धुआंधार जलप्रपात हो गया, जोग जलप्रपात हो गया, चूलिया जलप्रपात हो गया। ठीक, ये सब हो जाएंगे। विदरिंग क्या है? अपक्षय क्या है? अपक्षय, अपक्षय अलग होता है, अपरदन अलग होता है। चट्टानों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ये अपक्षय नहीं है। अपक्षय का मतलब होता है अपने ही जगह पे टूटने फूटने की क्रिया। चट्टानों का अपने ही स्थान पर टूटना फूटना क्या कहलाता है? अपने ही स्थानों पर टूटना फूटना कहलाता है अपक्षय। और एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाए तो उसको अपरदन बोलते हैं। ठीक, क्लियर। लेब्राडोर कैसी धारा है? लेब्राडोर आपकी एक ठंडी धारा है। गल्फ स्ट्रीम में गर्म है, लेब्राडोर एक ठंडी धारा है। अगला कहता है उच्च ज्वार, हाई टाइड किस कार्य में सहायक होते हैं? जब उच्च ज्वार आते हैं ना, ये मछली पकड़ने में सहायक होते हैं, नौ संचालन में सहायक होते हैं, विद्युत उत्पादन में सहायक होते हैं। देखो, जब ऊंचे ऊंचे ज्वार आते हैं तो मछलियां तट के पास आ जाती हैं, तो मछलियां आसानी से पकड़ी जा सकती हैं। नौ संचालन में सहायक, जैसे नाव आपकी जा रही है, ठीक ना, इस ओर जा रही है, और आपकी जो उच्च ज्वार उठे वो भी इस ही दिशा की ओर उठे, तो नाव की गति होगी वो तीव्र हो जाएगी, क्योंकि वो धारा के अनुकूल बहने लगेगी। ठीक, तो नौ संचालन में भी सहायक होता है, विद्युत उत्पादन करने में भी सहायक होता है। उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत। महाभारत
रामायण किसने लिखी है? वाल्मीकि। वाल्मीकि। महाभारत व्यास। इंडिका मेगस्थनीज। अर्थशास्त्र चाणक्य। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? पहिए का, कमेंट करो। पाषाण काल बता दिया हूं पूरा। कमेंट सभी लोग करेंगे, पता चले आपको नहीं आता हो, आपने कमेंट भी नहीं किया हो और एक क्वेश्चन आपका छूट जाए। ठीक है ना, गूगल से भी आप लोग पूछ सकते हैं, लेकिन पता तो होना चाहिए जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, आपके भेजे में चीज़ें जा रही हैं या नहीं जा रही हैं, ये भी तो होना चाहिए। पता चले मैं तो यहाँ से चिल्ला रहा हूँ आपके लिए, आपको पढ़ा रहा हूँ, नहीं समझ में आ रहा तो क्या फ़ायदा पढ़ाने का। अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत के कौन से शोध संस्थान हैं? मैत्री भारती गंगोत्री। मैत्री भारती गंगोत्री। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं में आपके पाए जाते हैं। रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी। काली मिट्टी कपास के लिए बहुत सर्वोत्तम मानी जाती है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? कुंडल ग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। प्राथमिक सेल किसे कहते हैं? आग्नेय सेल को प्राथमिक बोला जाता है। किसको? आग्नेय सेल को। कांगो नदी किस रेखा को 2 बार काटती है? कांगो भूमध्य रेखा को 2 बार आपकी काटती है। अगला, यूरेशिया में टैगा प्रदेश का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? यूरेशिया में टैगा प्रदेश का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो ये फिनलैंड से उत्तर पूर्वी साइबेरिया। फिनलैंड से उत्तर पूर्वी साइबेरिया। अगला यहाँ पर कहता है, जलोढ़ मृदा में मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? इसमें गेहूं, चावल, गन्ना आपका उगाया जाता है मुख्य तौर पे। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना टाइम लगता है? 8 मिनट 19 सेकेंड का आपका टाइम लगता है। सूर्य हमारी पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर है ना। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड की चाल से सूर्य का प्रकाश 8 मिनट 19 सेकेंड के समय तक पृथ्वी में पहुंचने में इसको लगता है। इतिहास का वह काल जिसके लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है क्या कहलाता है? ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, आधुनिक काल। क्वेश्चन का यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्राग ऐतिहासिक काल बोलते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल उस काल को बोला जाता है जब कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं होती है। ठीक है ना, उसी को प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। अगर मैं उदाहरण के तौर पर बात करूं, जैसे पाषाण काल, पेपर में आपसे पूछ ले कि पाषाण काल किस प्रकार का इतिहास है, तो पाषाण काल में कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है। इसी के साथ भीमबेटका की जो शैल चित्रकला है, भीमबेटका की शैल चित्रकला है, वो भी आपकी प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत ही आती है। तो ऐसा काल जहां पर कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं होती है उसको बोलेंगे प्राग ऐतिहासिक काल। यहाँ पर आपने इतना समझ लिया, यहाँ पर 2 से 3 बातें और आप लोग समझ लो। अगर आपसे पूछे आद्य ऐतिहासिक काल किसको बोलेंगे? आद्य ऐतिहासिक काल उसको बोलेंगे जिसमें लिखित सामग्री तो है, क्या लिखित सामग्री उपलब्ध है परंतु पढ़ा नहीं जा सकता है, पढ़ा नहीं गया। लिखित सामग्री उपलब्ध है परंतु उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, या पढ़ने में लोग असमर्थ हैं, उसको पढ़ नहीं सकते हैं, उसको बोलेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूं सिंधु घाटी सभ्यता की, सिंधु घाटी की जो सभ्यता है इसकी लिपि चित्रात्मक है। आज तक सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को किसी ने पढ़ नहीं पाया, इसलिए इसको आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं। और ऐतिहासिक काल किसको बोलेंगे? जहां पर लिखित सामग्री भी है और लोग उसको पढ़ भी सकते हैं, जैसे वैदिक काल है, मौर्य काल है, सातवाहन वंश है, ये सब कुछ। ठीक है ना, जिसको पढ़ भी सकते हैं उसको ऐतिहासिक काल बोलेंगे। मैं आशा करता हूं यहाँ पर आपने इन सभी को यहाँ पर समझ लिया होगा। अब आगे मैं बात कर लूं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आ चुका है। सुमेलित करें महाजनपद व उनके क्षेत्र, जो कि पेपर में क्वेश्चन आपसे आ चुका है। सूची 1 का सूची सेकंड के साथ आपको मिलान करना है। देखिएगा उस दौरान आपके 16 महाजनपद हुआ करते थे।
इन 16 महाजनपदों की जानकारी अंगुत्तर निकाय से, भगवती सूत्र से, इन जैसे ग्रंथों से मिलती है। तो यहाँ पर आपके दिए गए हैं। मगध, मगध किस क्षेत्र से संबंधित आपका हो जाएगा? वत्स, कौशल, अवंती, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर मगध जो है ना, ये बिहार के मुंगेर जिले में, तो गया वाला जो क्षेत्र है, मुंगेर का जो क्षेत्र है, वहां पर मगध, मगध महाजनपद हुआ करता था। तो एक का किसके साथ हो जाएगा? बी के साथ। एक का बी सिर्फ पहले विकल्प में दिया गया है, तो पहला विकल्प इस क्वेश्चन का जवाब यहाँ पर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद वत्स की मैं बात करूं, जो आपका वत्स है ना, वत्स किस क्षेत्र से संबंधित है वर्तमान में? तो इलाहाबाद से, इलाहाबाद में आपका वत्स, ठीक। कौशल, कौशल अयोध्या या फैजाबाद, कौशल अयोध्या या फैजाबाद। अवंती किसको बोलेंगे? अवंती मालवा, मालवा मध्य प्रदेश को अवंती, ठीक है ना। अंग, अंग की राजधानी क्या थी बताइए? अंग की थी चंपा राजधानी, ठीक। चेदी कहां पर पड़ता है? चेदी, चेदी आपका बुंदेलखंड इलाके में पड़ता है, चेदी, ठीक। ये उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ बातें जो पेपर में अक्सर आया करती हैं 16 महाजनपद से। अगर पेपर में आपसे पूछ ले कि जो महाजनपद है ना उत्तर प्रदेश में कितने कितने हैं अभी, तो 8 महाजनपद आपके यूपी में पड़ते हैं, ठीक। आगे देखिए क्वेश्चन, यहां पर क्वेश्चन कहता है, इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? विदेशी नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त नहीं है, ठीक है ना, ये प्राप्त उनको नहीं है और सब कुछ प्राप्त है। अगला यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन कहता है, कथन ए, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा था। बिल्कुल लड़ा था। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व में लड़ा था। कारण, युद्ध के खून खराबे को देखकर अशोक ने भविष्य में कभी युद्ध न करने का निर्णय ले लिया था। ये भी बात करेक्ट हो जाएगी। पहला विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता उन्मूलन का वर्णन है? अस्पृश्यता उन्मूलन आपका अनुच्छेद 17 में आता है। किसमें? अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 18 आपका उपाधियां, क्या उत्तर मैंने आपको बता दिया, 17 हो जाएगा अस्पृश्यता का उन्मूलन। 18 में उपाधियों का अंत, किसका? उपाधियों का अंत 17 में आपका किया गया है, उपाधियों का अंत। लेकिन कर्नल जैसी उपाधि ये संविधान द्वारा दी जाती है, वो बात अलग है। ये उपाधियों का अंत किसमें किया गया है? अनुच्छेद 18 में आपका किया गया है। 14 क्या है? विधि के समक्ष, आप लोग कह सकते हैं इसमें 14 आपका समानता है, और 15 लिंग भेदभाव, जन्म आधारित, इन सब का भेदभाव नहीं किया जाएगा, इन पर आधारित, ठीक है ना, वर्ण पर आधारित, लिंग पर आधारित, ठीक। तो ये 15 कहता है। तो क्वेश्चन का जवाब आपका 17 हो जाएगा। अस्पृश्यता उन्मूलन जुड़ा हुआ है 17 से। अगला यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कहता है, मृतकों का टीला किसका अर्थ है? मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला, मरे हुओं का टीला, ये किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, ठीक। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है हड़प्पा। दयाराम साहनी ने 1921 में इसकी खोज की थी। हड़प्पा की खोज भारतीय इतिहासकार 1921 में दयाराम, किसने? दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। और मोहनजोदड़ो की खोज अगले वर्ष 1922 में रखाल दास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो आपका किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो आपका हो जाएगा। सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो हो जाएगा। कालीबंगा है ना, कालीबंगा कहाँ पर है? कालीबंगा आपके राजस्थान में पड़ता है, ठीक। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में पड़ता है। गोदीवाड़ा या बंदरगाह के नाम के, मतलब कि लोथल को बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। मोहनजोदड़ो से डांसिंग गर्ल मिली है, ये भी पेपर में आता है। ये स्थान दिए गए हैं कुछ आपके सिलेबस में। दूसरा ही टॉपिक है आपका हड़प्पा सभ्यता का इतिहास में, कहाँ से क्या क्या चीज मिली है वो आपसे पेपर में अक्सर पूछी जाती है, 1 या 2 नंबर की, ठीक। कुछ बातें आप लोग यहाँ पर समझ लीजिए जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। पहली बात मैंने आपको बताई, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला, ठीक। और 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। उस समय पंजाब प्रांत में था। सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में रखाल दास बनर्जी जी ने की थी। देखो, भारत में कुछ हड़प्पा स्थलों के नाम हैं
रोपड़, रोपड़ पंजाब में पड़ता है, ठीक है ना, रोपड़ पंजाब यहाँ पर लिखा है, रोपड़ पंजाब। कालीबंगा राजस्थान में है, लोथल गुजरात में है। लोथल से बंदरगाह के अवशेष भी मिले हैं जो कि व्यापारिक नगर हुआ करता था। हड़प्पाई मुहर जो थी वो सेल खड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी। जो हड़प्पा मुहर थी वो चौकोर, आयताकार, वर्गाकार भी हुआ करती थी। और लिपि कैसी थी? हड़प्पा की लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। हड़प्पा की लिपि आज तक कोई नहीं पढ़ पाया, इसीलिए इसको किस में रखा जाता है? आद्य ऐतिहासिक काल में इसको रखा जाता था। यहाँ पर कुछ बातें जान लो, जैसे मोहनजोदड़ो से क्या क्या प्राप्त हुआ है। विशाल स्नानागार, अन्नागार, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति। जी हाँ, पेपर में एक क्वेश्चन आ चुका है कि दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है, तो मोहनजोदड़ो से। कांस्य की नर्तकी, डांसिंग गर्ल, पिछले साल में यूपी टेट में यह क्वेश्चन आया था जब पेपर आपका हुआ था, तो मोहनजोदड़ो से डांसिंग गर्ल भी मिली है। कालीबंगा से राजस्थान में पड़ता है, जूते खेत के साच, अग्निकुंड, चूड़ियों के अवशेष मिले हैं। बनावली आपका हरियाणा में पड़ता है, हल्के खिलौने के अवशेष मिले हैं। हल्के खिलौने का मतलब जिससे खेत की जुताई होती है, उनके प्रतिरूप बनावली से मिले हैं। लोथल, गोदीवाड़ा बंदरगाह, अग्निकुंड, चावल के साच यहाँ पर मिले हैं। ये सर्वाधिक इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो मैंने आपको यहाँ पर बता दी। क्वेश्चन बनेगा तो आप लोग कर लोगे बिल्कुल आसानी तरीके से। जितने भी लोग पहली बार इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं उनको यहाँ पर बता दूं, ये जो जानकारी यहाँ पर मैं बता रहा हूँ ये मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स से आपको जानकारी बता रहा हूँ। जितने भी लोग इच्छुक हैं, इन नोट्स को लेना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके इन नोट्स को ले सकते हैं। मैं थोड़ा इन नोट्स के बारे में आपको बता दूं, आपकी आंखों के सामने ये नोट्स हैं, आप लोग प्रत्यक्ष यहाँ पर इन नोट्स को देख पा रहे होगी, जो कि ये नोट्स स्पेशल किस लिए बनाए गए हैं। ये स्पेशल नोट्स यूपी टेट एसएसटी के लिए है। एसएसटी के स्पेशल नोट्स है जो 60 नंबर की पूरी तैयारी आपको कराएंगे। ये नोट्स, इन नोट्स में किसी तीसरी किताब, थर्ड पार्टी कंटेंट यूज नहीं किया गया है। जितना आपका सिलेबस यूपी टेट एसएसटी का दिया गया है उतने सारे टॉपिक वाइज इसमें कंप्लीट किए गए हैं। पेपर आपका एससीईआरटी की किताब से बनता है और वही सेम टू सेम आपका सिलेबस में सारे के सारे टॉपिक एससीईआरटी किताब वाले हैं। तो यह जो नोट्स आपको मिलेगा एससीईआरटी पर आधारित मिलेगा, ठीक है ना, जिसमें पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट किया गया है। इन नोट्स में पॉइंट को हाईलाइट किया गया है जहां से पेपर में सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना। तो 299 रुपए इन नोट्स का प्राइस है, 299। दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके इनको प्राप्त किया जा सकता है। इन नोट्स में मिलेगा क्या क्या? 60 नंबर की पूरी तैयारी हो जाएगी, अलग से कोई किताब आपको पढ़नी नहीं पड़ेगी। इसमें क्या क्या होगा? हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगा, पॉलिटी होगा। ये तो 3 आपके होंगे ही होंगे मुख्य तौर पे, जहां से सर्वाधिक क्वेश्चन बनेंगे। इसके साथ पेपर में क्वेश्चन एग्रीकल्चर से भी बनेगा, कृषि विज्ञान, 2-3 आपके आ सकते हैं। होम साइंस से भी क्वेश्चन आपसे पेपर में 2 से 3 आएंगे, ठीक है ना। इसी के साथ आपसे फिजिकल एजुकेशन और म्यूजिक, संगीत से भी क्वेश्चन आएंगे। थोड़े बहुत इन वाले पार्ट से भी आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको 60 नंबर का पूरा मटेरियल प्रोवाइड करूंगा, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एग्रीकल्चर, होम साइंस, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, सब कुछ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। नोट्स के साथ पूछे गए सभी वर्ष के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। 2011 से 22 तक आपके अभी तक पेपर हुए हैं यूपी टेट के। तो इनकी सबसे मुख्य विशेषता क्या रहेगी मित्र? तो इसमें मैंने क्या काम किया है, इनको वन लाइनर में कन्वर्ट किया है। जैसे क्वेश्चन फायान किसके शासनकाल में भारत आया था, डायरेक्ट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। आपको 4 विकल्प कंफ्यूज करते हैं, टाइम आपका बर्बाद करते हैं, तो टाइम की बचत हो जाएगी। पेपर भी आपका नजदीक है, क्वेश्चन पढ़ोगे डायरेक्ट सामने उत्तर लिखा रहेगा, बस आपका काम हो जाएगा। तो पीवाईक्यू भी आपको मिल जाएगा, है ना, पीवाईक्यू भी आपको कंप्लीट मिल जाएगा, प्लस आपको नोट्स भी कंप्लीट मिल जाएगा मात्र 299 रुपए में। इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज आप लोग कर ले तो अभी आपको तुरंत नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा, यह कथन किसका है? BR अंबेडकर, KT शाह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। उत्तर होगा इस क्वेश्चन का KT शाह। KT शाह का एक नीति निर्देशन तत्व एक ऐसा चेक जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा, यह कथन है KT शाह का। नीति निर्देशक तत्व जिनको DPSP के नाम से भी जानते हैं, जो भाग 4 में आते हैं।
है ना, अनुच्छेद 31 से 51, किसमें 36 से 51 में आपके आते हैं नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है तराइन का प्रथम युद्ध 1191 किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, जयचंद और मोहम्मद गौरी, बाबर और इब्राहिम लोदी, अशोक और सेलुकस। यहाँ पर क्वेश्चन का जवाब आपका हो जाएगा पहला विकल्प, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में तराइन का पहला युद्ध 1191 में लड़ा गया था। यहाँ पर दो युद्ध आपके तराइन के हुए थे, पहला और दूसरा। पहला तो आपका 1191 में हुआ है ना, और इसमें जीता कौन था? इसमें चौहान जीते। दूसरा जो आपका युद्ध हुआ था सेकेंड, ये 1192 में अगले ही वर्ष, पहले युद्ध के अगले ही वर्ष 1192 में हुआ, लेकिन गौरी इसमें जीता। कौन? मोहम्मद गौरी इसमें जीता। देखो भारत के शासकों की सबसे बड़ी कमी क्या रहती थी? आप इतिहास उठा के पढ़ेंगे तो राजा अपने को बहुत कुछ समझता था, दुश्मनों को माफ कर दिया करता था। तो यहीं पर गलती कर बैठे चौहान साहब। देखो पहले में तो ये जीत गए, दूसरे में ये खुद हार गए। अगर पहले में ये जीत गए थे, पहले ही युद्ध में अगर ये गौरी को खत्म कर दिए होते तो दूसरे की नौबत ही ना आती। दूसरे में ये खुद बंदी बना लिए गए और इनको ले जाया गया दूसरे देश, वहीं पर इनकी आंख फोड़ दी गई। फिर चंद्रवरदाई इनका कवि था, है ना, किसका कवि था? चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान का कवि हुआ करता था, ठीक है ना। तो उसके कहने से इन्होंने ये शब्द वेदी बाण चलाना जानते थे चौहान, तो इन्होंने गौरी की लास्ट में तीर मार के हत्या कर दी थी, ठीक है ना। आप लोग पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ए विकल्प इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में चंदावार का युद्ध, जयचंद ने ही गौरी को बुलाया था। कहानी ये भी समझ लो लगे हाथ। देखो समझ लो, धीरे से समझ लो, क्योंकि बन सकता है पेपर आपके यूपी स्पेशल का, तो यूपी की थोड़ी बहुत घटना इसमें घटित हुई थी। जयचंद और गौरी का युद्ध, चंदावार का युद्ध 1194 में, इसको बोलते हैं चंदावार का युद्ध, ठीक। देखो अब क्या समझोगे आप? जयचंद कहाँ का राजा था? यह राजा था आपके कन्नौज का, ठीक है ना। कन्नौज गंगा घाटी के किनारे वसा उपजाऊ एक मैदान, इत्र की नगरी के नाम से फेमस कन्नौज का राजा जयचंद हुआ करता था। इसकी पुत्री थी एक संयोगिता। पुत्री का नाम क्या था? इसकी एक बेटी थी संयोगिता, ठीक है ना। तो इसकी बेटी का नाम था संयोगिता। पृथ्वीराज चौहान इससे प्रेम कर बैठे, संयोगिता से पृथ्वीराज चौहान लब कर बैठे, है ना, प्रेम कर बैठे। तो पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता का कर लिया अपहरण मतलब अपने अंडर में ले लिया। तो जयचंद बहुत मतलब कि बेइज्जती इसको महसूस हुई, तो इसने गौरी को बुला दिया। किसको? गौरी को बुला दिया। फिर तराइन का पहला युद्ध 91 में कर दिया, दूसरे में जयचंद हार गए। फिर गौरी ने छोड़ा जयचंद को भी नहीं, चंदावार के युद्ध में 94 में, ठीक। ये कहानी थी कुछ। अगला देखो, अगला देख लो। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति को ही क्या बोलते हैं? गैसीय ग्रह के नाम से भी जानते हैं, गैसीय ग्रह, ठीक, सबसे बड़ा। अगला देखिएगा, यहां पर कहता है लिम्पोपो नदी किस रेखा को 2 बार काटती है? पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था लिम्पोपो नदी के बारे में। ये दोस्तों मकर रेखा को 2 बार काटती है, मकर रेखा को 2 बार काटती है। भूमध्य रेखा को कांगो नदी काटती है। कौन? कांगो नदी। कांगो नदी किसको काटती है? भूमध्य रेखा को काटती है। मकर रेखा को लिम्पोपो नदी काटती है। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा क्वेश्चन, चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? और इस फायान ने बहुत कुछ लिख भी दिया था। किसके बारे में? चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, जो कि आपके गुप्त काल से संबंधित है, ठीक। तो चीनी यात्री फायान था ना, यह 599 करोगे ना आप, हाँ लिख लो, ये भी तिथि इसकी मानी जाती है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जिनको बोलते हैं, इनके दरबार में बहुत सारे विद्वान रहा करते थे, जैसे कालिदास आपका हो गया, कालिदास हो गया, ठीक। चरक आपके हो गए, चरक, वैद्य थे, ये भी रहा करते थे, ठीक। तो बी विकल्प करेक्ट जवाब आपका हो गया फायान, जो कि चीनी यात्री था। फायान ने बहुत कुछ इसके समाज के बारे में लिखा। पेपर में क्वेश्चन वहां से आ सकता है, क्योंकि सिलेबस में वो लाइन इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। तो एक बार मैं आपको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का पूरा इतिहास मात्र 1 मिनट के भीतर में समझाऊंगा, फायान को बताऊंगा,
ये सब कुछ बताऊंगा। ठीक, यहाँ पर कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण है जहाँ से पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। देखो, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य के नाम से भी जानते थे, है ना, इनके दरबार में 9 रत्न थे। ठीक है ना, इन 9 रत्न में कालिदास भी शामिल थे। आपके कालिदास भी आपके शामिल थे। देखिएगा यहाँ पर कालिदास की प्रमुख रचनाएं जो अक्सर पेपर में आया करती हैं: अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभवम। शूद्रक की रचना क्या है? मृच्छकटिकम। विशाख दत्त की रचना क्या है? मुद्रा राक्षस। ये सभी नवरत्न थे। ठीक है ना, और गुप्त काल में ही रामायण महाभारत को अंतिम रूप दिया गया था। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जितना भी लाइन लिखा गया है वो सारा का सारा इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। और आर्यभट्ट भी रहा करते थे नवरत्न। आर्यभट्ट कौन थे? आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी गोल है, वह सूर्य का चक्कर लगाती है। बराह मिहिर भी रहा करते थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे। विज्ञान के इतिहास के प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कोई शक्ति ऐसी चीज है जो जमीन के साथ चिपकाए रखती है, जिसको गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल बराह मिहिर ने सबसे पहले इसकी बात की। मैं बात करने वाला था फायान की। यहाँ पर समझ लो बातों को। फायान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय भारत आया। फायान ने शासन की व्यवस्था को अच्छा बताया। प्रजा पालक उदार, राज्य में चोरी ना होना, शांति होना, अहिंसा होना। पाटलिपुत्र में उसने चिकित्सालय देखा जहाँ मुफ्त इलाज किया जाता था। गुप्त काल में लहसुन, प्याज, शराब का सेवन नहीं किया जाता था। ये फायान ने लिखा है। फायान ने क्या क्या लिखा है? उसने राजा को अच्छा बताया, प्रजा पालक बताया, चोरी नहीं होती है राज्य में, मतलब कि दरवाजों में गेट भी नहीं होते हैं, ऐसा भी इसने कहा है। शांति थी, अहिंसा थी। अहिंसा का मतलब किसी का हिंसा नहीं किया जाता था, मतलब कि किसी को मारा नहीं जाता था, सताया नहीं जाता था। लहसुन, प्याज, शराब का सेवन भी नहीं किया जाता था। ये किसने लिखा है? फायान ने लिखा है। ये बातें इंपॉर्टेंट हैं जो पेपर में कहीं ना कहीं आपसे डायरेक्ट उठा करके पूछ ली जाएंगी। ठीक है ना, ये सब कुछ मैंने नोट्स में प्रोवाइड कर दिया है। इनको आप लोग अच्छे से पढ़ के पेपर को क्रैक कर सकते हैं। मेरी वीडियो 2 प्रकार के लोग देखते हैं। सर्वाधिक तो टीचर ही देखते हैं, जो गवर्नमेंट टीचर हैं, जूनियर या प्राइमरी में टीचर हैं। तो वो लोग अगर पहली बार वीडियो को देखने के लिए आए हैं तो ये वाले नोट्स आप लोग ले लेना। एक नज़र डाल के पढ़ोगे तो आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। नौकरी वाले जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, ध्यान से सुनो, तुम्हें भी ये नोट्स पढ़ना है। ठीक है ना, सभी को पढ़ना है, पेपर क्रैक करना है, क्योंकि कई चीज़ें सिंपल सरल होती हुए भी एग्जाम में आप लोग गलत करके आते हो। थोड़ी थोड़ी गलती भारी भारी पड़ जाती है। ठीक, छोटी सी गलती कभी कभी बहुत भारी पड़ती है। तो ये बहुत सिंपल सी बातें इसमें लिखी गई हैं, क्योंकि 6 से 8 तक का लेवल का है, कोई पीएचडी लेवल का तो है नहीं। सिर्फ आपको रिवीजन करना है, चीज़ों को अच्छे से बेहतर से समझना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 के द्वारा राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, चिल्का झील भारत के किस तटीय मैदान में स्थित है? तो जो आपकी चिल्का झील है ये आपके ओडिशा में है। कहाँ पर? ओडिशा में है। ठीक, ओडिशा में। तो पूर्वी तटीय मैदान में है आपकी ये आपका कई लोगों को ये नहीं पता है, क्या नहीं पता है कि जो ये भारत मैंने यहाँ पर बना दिया, ठीक इस प्रकार से, तो ये वाला क्षेत्र है ना, इसको यहाँ पर पूर्व बोलेंगे, यहाँ पर इसको पश्चिम बोलेंगे, ऊपर को उत्तर बोलेंगे, नीचे को दक्षिण बोलेंगे। कई लोगों को ये नहीं पता होता कि दिशाएं मानचित्र में कैसी होती हैं। आपको सुनकर के अचंभा लग रहा होगा, लेकिन रियलिटी यही है, कई लोगों को नहीं पता है। ठीक है ना, तो पूरब का तटीय मैदान चिल्का झील उड़ीसा में, सभी को पता है उड़ीसा आपके पूर्वी भारत में पड़ता है, यहाँ पर उड़ीसा आपका पड़ता है। तो पूर्वी तटीय मैदान इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक, पूर्वी तटीय मैदान। अगला देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन कहता है मैच द फॉलोइंग, पुस्तक और उनके लेखक। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट अभी ले लो। जिस दिन पेपर होगा एक क्वेश्चन आपको पुस्तक और उनके ऑथर से देखने को अवश्य मिल जाएगा। एक क्वेश्चन, 1 नंबर पक्का। और भी इसके साथ कई किताबें आपकी किताब में दी गई हैं जिनको मैंने नोट डाउन किया है, उनको अभी मैं करा दूंगा। तब तक इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। अर्थशास्त्र किनकी किताब है? कई बार मैंने आपको बताया, चाणक्य की किताब है। चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं।
ठीक है ना। चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य के नाम से भी इनको जानते हैं, कौटिल्य। ठीक, ये बात करेक्ट। चाणक्य किनके दरबार में रहा करते थे? तो ये प्रधानमंत्री हुआ करते थे चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। इन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर गद्दी दिला दी। ये विद्वान थे, ठीक, विद्वान थे। तो अर्थशास्त्र का संबंध चाणक्य की किताब हो जाएगा। ठीक, पहली बात क्लियर हो गई। ए का यहाँ पर बी हो जाएगा। अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी जो किताब है ना, ये कलहड़ की किताब है। किसकी? कलहड़ की किताब, जिसमें 12वीं शताब्दी का जो कश्मीर है ना, कश्मीर का इतिहास बताती है यह किताब। कश्मीर के 12वीं शताब्दी का इतिहास कलहड़ की किताब राजतरंगिणी बताती है। हर्षचरित किसकी किताब हो जाएगी? बाणभट्ट की किताब हो जाएगी। ठीक, बाणभट्ट की किताब हर्षचरित हो जाएगी। बुद्धचरित अश्वघोष की हो जाएगी। बुद्धचरित अश्वघोष की हो जाएगी, जो कि एक दार्शनिक थे। ठीक, सारी बात मैंने आपको समझा दी। मिलान आप लोग खुद कर लेना, क्योंकि बातों को आपको समझ लेना उपयोगी है। ठीक है ना। तो ए का भी किसमें दिया गया है? पहले में दिया गया। पहला विकल्प करेक्ट आंसर हो जाएगा, बात खत्म। और भी कई किताबें हैं, उनको एक साथ यहीं पर आपको करा देता हूं। यहां पर कुछ किताबें दी गई हैं। रामायण किसने लिखी है? वाल्मीकि ने लिखी है। महाभारत किसने लिखा है? वेद व्यास जी ने लिखा है। ठीक, उसके बाद अर्थशास्त्र किताब किसकी है? चाणक्य की किताब है, जो मौर्यकालीन समाज की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति को दिखाती है। उसके बाद राजतरंगिणी जो किताब है ना, ये कलहड़ की किताब है, 12वीं सदी के कश्मीर के इतिहास का ब्यौरा प्रदान करती है। इंडिका किताब किसकी है? मेगस्थनीज की किताब है, जो यूनानी राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भारत में आया था। इसकी किताब मौर्यकालीन समाज की झलक दिखाती है। फायान कौन था? चीनी यात्री था। इसकी किताब फियूकी थी, और ह्वेनसांग की सियूकी किताब थी। ठीक, ह्वेनसांग हर्षवर्धन काल में आया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, भाबर और तराई क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? पहली बात आपको ये पता होना चाहिए भाबर और ये तराई होता क्या है। ठीक, मैं उत्तर आपको बता देता हूँ। विविधता युक्त विस्तृत वन यहाँ पर आपके पाए जाते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूँ, यहीं पर मुख्य तौर पर भाबर और तराई क्षेत्र आपका पाया जाता है। देखो, जो सबसे उत्तरी क्षेत्र है ना शिवालिक का, शिवालिक के नीचे आपका भावर, इस प्रकार का भाबर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये आपका हो गया भावर क्षेत्र। ऊपर आपका ये शिवालिक हो गया। ठीक, शिवालिक हो गया, नीचे भावर। भावर के बाद आपका आता है यहाँ पर तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र, तराई के बाद आपका आता है मैदानी क्षेत्र। ठीक, मैदानी क्षेत्र। जो भावर है ना, भावर आपका कंकड़ पत्थर से बना हुआ है। तराई क्षेत्र आपका दलदली क्षेत्र है। तराई क्षेत्र में लखीमपुर खीरी का आपका क्या है? राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका यहीं पर पड़ता है। मैदानी क्षेत्र में आपकी नदियां हैं, है ना, गंगा, ब्रह्मपुत्र। इन नदियों से जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है, ये आपको पता है। ठीक, मैदानी क्षेत्र में गेहूं की फसल की जाती है ना, तमाम फसलें आपकी की जाती हैं। ठीक, तो भाबर और तराई, भाबर और आपकी तराई, यहाँ पर जैव विविधता अधिक है। जैव विविधता सर्वाधिक कहाँ पर होगी? जहाँ का क्षेत्र नम हो, अच्छा हो, पेड़ पौधे हो, ठीक है ना, तो वहीं पर होगी आपकी भाबर और तराई क्षेत्र में। अगला देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कहता है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किन अनुच्छेदों में वर्णित है? समानता का अधिकार 14 से 18 में आपका समानता का अधिकार आता है। 12 में क्या आता है? 12 में आपके राज्य को परिभाषित किया गया है। 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है। 13 में क्या आता है? न्यायिक, क्या बोलते हैं इसको? न्यायिक समीक्षा बोलते हैं ना, न्यायिक समीक्षा। 13 में न्यायिक समीक्षा आपकी आती है। 12 में क्या आता है? राज्य की भाषा, परिभाषा आती है। ठीक, 23, 24, 66 के विरुद्ध का अधिकार है। 19, 22 आपका स्वतंत्रता का अधिकार है। अगला देखिए क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कहता है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी है? तो बताओ, ब्राह्मी है, खरोष्टी है, चित्रात्मक है या देवनागरी है? तो चित्रात्मक है। हड़प्पा की लिपि आज तक किसी ने नहीं पढ़ पाई है। ठीक, सी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। अगला कहता है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वतमाला किस महाद्वीप में है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वतमाला ऑस्ट्रेलिया में है।
कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आपकी पड़ती है, जो दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हो जाएगी। अगला यहाँ पर देखिए, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन चंद्रगुप्त मौर्य को बोलते हैं, समुद्रगुप्त को बोलते हैं, स्कंदगुप्त को बोलते हैं, या कुमारगुप्त को बोलते हैं? तो समुद्रगुप्त। कुमारगुप्त ने क्या किया था? नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने की थी क्या? ठीक। चंद्रगुप्त आपका मौर्य से रिलेटेड हो जाएगा, ये मौर्य वंश का शासक है। बात हो रही यहाँ पर भारत के नेपोलियन समुद्रगुप्त को बोलते हैं। ठीक। जो समुद्रगुप्त था, इनका दरबारी कवि हुआ करता था हरिसेन, बहुत बार पेपर में आया है हरिसेन। इसने रचना की प्रयाग प्रस्तुति की। किसकी? प्रयाग प्रस्तुति, इलाहाबाद पर प्रयाग प्रस्तुति पर इसकी रचना। ठीक। और किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। ठीक। अगला क्वेश्चन यहां पर कहता है, अपसौर की घटना किस तिथि को होती है? अपसौर की घटना आपकी 4 जुलाई को होती है। यहां पर 3 जनवरी की बात की गई है, यहां पर होता है उपसौर। इसको याद कैसे रखोगे? उप में पहला अक्षर 3 की तरह है, तो 3 जनवरी यहां पर हो जाएगा। अपसौर आप लोग 4 जुलाई मान सकते हैं। ये दो घटनाएं क्या होती हैं? अपसौर का मतलब होता है बहुत दूर। पृथ्वी सूर्य से कब दूर होती है? मतलब कि अधिकतम दूरी पर चली जाती है 4 जुलाई को। निकटतम कब आती है? उपसौर 3 जनवरी को। सूर्य पृथ्वी के बहुत नजदीक होता है। ठीक। अगला यहां पर कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय ग्रह आउटर प्लेनेट नहीं है? आउटर प्लेनेट, देखो बृहस्पति आपका आउटर प्लेनेट हो जाएगा, शनि भी हो जाएगा, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, नेपच्यून और यूरेनस जिनको बोलते हैं, ये सब गैसीय ग्रह। और ये जो गैसीय ग्रह होते हैं ना, ये कैसे होते हैं? भारी होते हैं। भारी का मतलब आकार इनका बड़ा होता है, आकार इनका बड़ा होता है, और ये गैस से निर्मित होते हैं। जैसे तरल पदार्थ हो गया आपका, प्लस आपकी गैस हो गई, ये गैसों से निर्मित आपके होते हैं। ठीक। बृहस्पति, शनि, यूरेनस। और चट्टानी ग्रह क्या होते हैं? इनको छोड़कर पृथ्वी है, मंगल है, ठीक, उनको बोलेंगे। तो यहां पर ये मंगल दे दिया गया, जो कि नहीं होगा आउटर ग्रह, ये होगा आंतरिक ग्रह। कैसा होगा? आंतरिक। यहां पर आप लोग आउटर प्लेनेट एंड इनर प्लेनेट, इन दोनों के बीच का डिफरेंस यहां पर समझ लीजिए। मैंने आपको कई बार बताया है, ग्रह एक आंतरिक, एक आपका बाह्य। आंतरिक में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल सूर्य से नजदीक हैं, ये चट्टान के बने होते हैं, इनको चट्टानी ग्रह बोलते हैं। बाह्य ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण सूर्य से दूर होते हैं, आकार बड़ा होता है, गैस व तरल पदार्थ से बने होते हैं, इनको गैसीय ग्रह बोलते हैं। दोनों का अंतर यहाँ पर आपका स्पष्ट हो चुका है। अब कई लोग फिर से कंफ्यूजन में चले जाएंगे कि ग्रह क्या है, उपग्रह क्या है, तारा क्या है। ये भी लगे हाथ आप लोग यहाँ पर समझ ही लो। जैसे मैं ग्रह की अगर बात करूं, प्लेनेट की बात करूं, देखो कुछ खगोलीय पिंडों के पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता है, वे तारों की सहायता से चमकते हैं, उन्हें ग्रह कहते हैं। देखो ग्रह किसको बोलेंगे? जिनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, ऊष्मा नहीं होती है, एनर्जी नहीं होती है, लाइट नहीं होता है, उनको बोलते हैं ग्रह। जैसे पृथ्वी क्या है, जिसमें हम लोग रहते हैं ना, पृथ्वी एक प्लेनेट है। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी एक ग्रह है। पृथ्वी के पास अपना कोई क्या नहीं है? प्रकाश नहीं है इसके पास। ये किससे प्रकाशित होती है? ये सूर्य से प्रकाशित होती है। अब सवाल उठता है, सूर्य क्या है? सूर्य क्या है? सूर्य आपका तारा है। तारों के पास अपना खुद का प्रकाश होता है, ग्रहों के पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है। जैसे पृथ्वी के पास अपना कोई प्रकाश नहीं है। ये शायद बात आपको ना पता हो, अब से आपको पता चल गई। यहाँ पर देखो उदाहरण, पृथ्वी भी एक ग्रह है जिस पर हम रहते हैं। ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है। पृथ्वी अपना संपूर्ण प्रकाश व ऊष्मा सूर्य से ही प्राप्त करती है। इसको बोलते हैं ग्रह। ग्रह व उपग्रह में अंतर, ग्रह सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं, इनका कोई प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य से प्रकाशित होते हैं। उपग्रह क्या करते हैं? ग्रह के चारों ओर ये चक्कर लगाते हैं। जैसे पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? यह मुंडकोपनिषद से आपका लिया गया है। अगला, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल राजा ने करवाया था? तो यह मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया था। किसने? राजराज
प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। सिलेबस में आपके कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मंदिर, मकबरे, मस्जिद और राजाओं के द्वारा बनाए गए प्रमुख स्मारक दिए गए हैं, जिनको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है ना। एक क्वेश्चन वहां से आपको अवश्य देखने को पेपर के दिन मिल जाएगा। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राज प्रथम ने कराया था। अभी मैं आगे आपको बता दूंगा सभी मंदिर, ठीक। तो अगला कहता है यहाँ पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रेमबल में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता जैसे शब्द कब जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा आपके जोड़े गए थे। अगला, सांभर झील किस राज्य में स्थित है? यह किस लिए प्रसिद्ध है? गुजरात में है, मीठे पानी के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में है, नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। उड़ीसा में है, मछली उत्पादन के लिए है। केरल में नौकायान के लिए है। बताओ बताओ बताओ। सांभर झील राजस्थान में है, सांभर नमक उत्पादन के लिए। बी विकल्प होगा इस क्वेश्चन का राइट जवाब। अगला क्वेश्चन यहां पर आपसे कहता है, क्या कहता है? कथन और कारण है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, स्थायी है बिल्कुल, क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। भंग नहीं किया जा सकता है, बात करेक्ट है। तो दोनों बात करेक्ट है, तब पहला उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। पहला उत्तर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। अगला यहां पर कहता है शून्य अंश अक्षांश को क्या कहते हैं? शून्य अंश अक्षांश, जीरो अक्षांश रेखा को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से भी इसको जानते हैं। विषुवत भी बोलते हैं या भूमध्य भी इसको बोलते हैं, ठीक। क्या हो जाएगा जवाब? विषुवत वृत्त बोलेंगे। यहाँ पर कुछ बातें आप लोग यहाँ पर समझ लो, इसको थोड़ा बड़ा करके आपको बताता हूँ। कर्क रेखा का मान कितना होता है? 23.5 होता है, और ये उत्तर में स्थित होती है, इसलिए उत्तर यहाँ पर इसके साथ लिखा जाएगा, ठीक। मकर रेखा ये दक्षिण में होती है, इसका भी मान 23.5 होता है, परंतु ये दक्षिण में आपकी होती है, ठीक। विषुवत वृत्त ये जीरो का होता है, जो ग्लोब को दो पार्ट में डिवाइड आपका करता है, जीरो अक्षांश, ठीक। उत्तरी ध्रुव वृत्त कितने का होता है? उत्तरी ध्रुव वृत्त, जो ध्रुव वृत्त की बात की गई है, कितने का होगा? तो ये आपका होगा 90 का होगा या 66 का होगा? बताओ। तो ये आपका होगा 66.5 का। कितना? 66.5 का होगा, ठीक। विषुवत के ऊपर आपकी कर्क होती है, यहाँ पर मकर होती है, यहाँ पर विषुवत क्या होता है? यहाँ पर आपका उत्तरी ध्रुव होता है, नीचे आपका दक्षिण ध्रुव होता है, फिर आपका ध्रुव होता है, ठीक। तो 66.5 यहाँ पर होगा मान। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो पेपर में आपसे कहीं ना कहीं पूछ ली जाती हैं। ये जो चित्र आप लोग देख पा रहे हो, यही मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। बीच वाली रेखा विषुवत, जिसका मान 0 अंश होता है, ठीक है ना। इसके ऊपर होती है कर्क रेखा, जिसका मान 23.5 होता है, ये उत्तर में है। इसके ऊपर आपका उत्तर ध्रुव वृत्त होता है 66.5 का, फिर लास्ट में उत्तर ध्रुव। इस प्रकार दक्षिण में भी यही क्रम चलता है, ठीक। कर्क और मकर के बीच वाला क्षेत्र उष्णकटिबंध के नाम से आपका जाना जाता है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है, कारले का चैत्य किस वंश के शासन काल में बना था? तो यह सातवाहन वंश में के काल में कारले का चैत्य एक स्तूप है, ये आपका बना था। सी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। तो चैत्य, स्तूप, मंदिर, ये पेपर में आपको एक क्वेश्चन देखने को अवश्य मिल जाएगा। वही बात मैं आपको यहाँ पर बता रहा था। तो अब मैं सभी मंदिर को यहीं पर आपको बता देता हूं। शुरू से आप लोग यहां पर समझिएगा, सातवाहन वंश, ठीक। इस वंश का संस्थापक सिमुक था। सिमुक कौन था? बताओ। क्या मैंने बताया? सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। इस वंश के शासक वैदिक धर्म के अनुयायी थे। वैदिक धर्म के अनुयायी थे। बौद्ध भिक्षुओं को भूमि तथा ग्राम दान में दिए। इसी समय पत्थर की चट्टान पर काटकर चैत्यों और विहारों का निर्माण किया। कारले का चैत्य मंडप, कारले का चैत्य मंडप प्रसिद्ध है, जो कि सातवाहन वंश के द्वारा बनवाया गया था, ठीक। फिर क्या है यहाँ पर? ढूंढ लेता हूं आप लोगों के लिए मंदिर, ठीक, जिसे मुझे बताना है आपको। यहां पर आपको बताना, ये समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है।
एक तो मंदिर यहाँ पर है आपका, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि चालुक्यों राजाओं के द्वारा वातापी का विरूपाक्ष मंदिर बनवाया गया। पल्लवों के द्वारा महाबलीपुरम मंदिर बनवाया गया, रथ को काटकर बने रथ मंदिर को एक पत्थर से काटकर। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा में कैलाश मंदिर बनवाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलाश मंदिर पेपर में आ भी चुका है। चोल राजाओं ने तंजौर में 14 मंजिलों वाला बृहदेश्वर मंदिर बनवाया। बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया? राजराज प्रथम ने बनवाया। इसमें नटराज की मूर्ति भी स्थापित की गई। ये कुछ मंदिर पेपर में रिपीटेड बहुत होते हैं, क्योंकि सिलेबस में यही दिए गए, तो यही एग्जामिनर उठा करके डायरेक्ट पेपर में आपसे पूछेगा। ठीक, और क्या है? और भी कुछ है, देख लो आप लोग, छोड़ो मत कोई चीज। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है, यूनेस्को में भी शामिल है। बेरोबुदूर का बौद्ध मंदिर आपका कहाँ पर है? ये भी आपके इंडोनेशिया में, यूनेस्को में शामिल है। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है, यूनेस्को में है। ये दो मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है। अंकोर वाट पिछले वर्ष पेपर में, पिछले वर्ष का मतलब जब आपका यूपी टेट एग्जाम हुआ था तब पूछा गया था, पिछले वर्ष कोई एग्जाम नहीं हुआ था, 2022 से पहले पूछा जा चुका है आपका। ठीक, इसका मतलब यह है। सिल्क रूट रेशम मार्ग पर किस शासक का नियंत्रण था? कनिष्क का इस पर नियंत्रण था। अगला देखिए, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, 3 अंग इसके होते हैं। नील नदी का वरदान किसको कहते हैं? मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है, मिस्र की सभ्यता। देखो एक बात आपको यहाँ पर मैं बता दूं, आपको आपके सिलेबस में मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, क्रीट की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ये चारों सभ्यताएं आपकी दी गई हैं, वो भी 2-2 लाइन में बताई गई हैं। इनको बताने का मैं कष्ट यहाँ पर कर देता हूँ। ठीक, बता देता हूँ। अभी अंकोर वाट मैंने बताया आपको, कहाँ मंदिर है? पेपर में आया है क्वेश्चन, तो कंबोडिया में है। कंबोडिया, जिसको कंबोज के नाम से भी जानते हैं, कंबोज के नाम से भी जानते हैं, कंबोडिया में है। ठीक, तो ये पॉइंट अभी मैं आपको करा दूंगा, ख्याल कर लेना। 4 सभ्यताएं आपको कराने को है। उसके बाद अगला देखो, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? वित्त आयोग का गठन 280 से करता है। कब से? 280 अनुच्छेद। अगला देखो, यहाँ पर कहता है चक्र जो राष्ट्र ध्वज के मध्य में बना है किसका प्रतीक है? ये धर्म चक्र परिवर्तन का प्रतीक है। अश्वमेध यज्ञ के बाद सोने के सिक्के पर घोड़े अंकित कराने वाला शासक कौन था? ये शासक कौन था बताओ? ये शासक आपका था समुद्रगुप्त। कौन था? समुद्रगुप्त था। हरिशेन इसका दरबारी कवि हुआ करता था। इसने सिक्कों पर घोड़ों को अंकित करवाया, और समुद्रगुप्त को सिक्कों में बीड़ा बजाते हुए भी दर्शाया गया। बीड़ा बजाते हुए किस शासक को दर्शाया गया है सिक्कों में? तो बीड़ा बजाते हुए समुद्रगुप्त को दर्शाया गया है। इसने घोड़ों को भी अंकित करवाया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है सुमेलित करें यात्री और काल। इन्हीं क्वेश्चन को बोलते हैं टॉप लेवल के क्वेश्चन। मैं अक्सर देखता हूँ कि कई लोग जो पढ़ाते हैं ना, तो उन लोगों को सही मायने में सिलेबस का ज्ञात नहीं, उनको सिलेबस ही नहीं पता है। वो लोग किसी एक ही टॉपिक को पढ़ाते रहते हैं, है ना। सिलेबस, जिस व्यक्ति ने अगर सिलेबस के हिसाब से तैयारी कर ली तो वो कभी असफल नहीं हो सकता है। जितना सिलेबस में दिया गया है वो खुद से पूरा कर ले, या वही सिलेबस कहीं से भी पढ़ ले, लेकिन हो सिलेबस का ही अंश, तो उसको असफलता नहीं देखनी पड़ती है। अब ये सब कुछ आपका है जो मैं आपको करा रहा हूँ। मेगस्थनीज मैंने बताया आपको, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और मेगस्थनीज की किताब इंडिका कई बार पेपर में आ भी चुकी है। ठीक, फायान, ये विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय जिसको बोलते हैं, विक्रमादित्य के शासनकाल में। अब ह्वेनसांग का नाम हा से शुरू, हर्षवर्धन का भी हा से शुरू, तो ये आप लोग ट्रिक इसको समझ सकते हैं। ठीक, फायान चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय जिसको विक्रमादित्य बोलते हैं। ह्वेनसांग आपका हर्षवर्धन के टाइम में, और मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में। तो पहले का बी और दूसरे का सी, पहला विकल्प करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पर हो जाएगा। अगला देखो, यहाँ पर कहता है
संविधान के किस भाग को अंबेडकर ने सबसे आलोकित भाग कहा है? तो एक अनुच्छेद 32 है, अंबेडकर ने इसको हृदय की आत्मा भी कहा है। अनुच्छेद 32 को उपचारों का अधिकार है, ये जो मौलिक अधिकार है ना, ये भाग 3 में आते हैं। ठीक, तो सी विकल्प करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे कहता है लाख वक्स, लाख वक्स बोलते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऐबक को क्या बोलते हैं? ऐबक को लाख वक्स के नाम से भी जाना जाता है। लाखों का दान करने वाला, इसकी उदारता बहुत अच्छी थी, इसीलिए इसको लाख वक्स भी बोलते हैं। पेपर में क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला यहाँ पर कहता है चांदी का टंका और तांबे का जीतल किसने चलवाया? बताओ। इल्तुतमिश ने चलवाया चांदी का टंका और तांबे का जीतल। क्वेश्चन यहाँ पर कहता है जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण, मैं इस क्वेश्चन को कहूँगा, तहकीक ए हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो तहकीक ए हिंद आपको देखने को मिले या किताब उल हिंद देखने को मिले, ठीक है ना। किताब उल हिंद भी इसी को ही बोलते हैं, किताब उल हिंद। तो यह किसकी किताब है, यह किसकी पुस्तक है? तो इसका लेखक कौन है? अल-बरूनी। अल-बरूनी खारकीब का था, है ना। 1017 के करीब में यह भारत आया था। इसको भारत लाया कौन था? तो गजनवी इसको भारत लाया था। कौन? गजनवी, महमूद गजनवी इसको भारत में लाया था। ये बात इम्पोर्टेंट है, जो पेपर में कई कई बार पूछी जाती है। इसकी किताब से पूछी जाती है तहकीक ए हिंद, ठीक, और किताब उल हिंद ये भी पूछा जाता है पेपर में, ठीक। और अल-बरूनी ने, अल-बरूनी ज्यामितीय के प्रति इसका बहुत प्रेम था, ये भी बताया गया है। इसने भारत के समाज को लिखा। अब आगे देखो, ये क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया आपका। इब्न बतूता जो था ये मोरक्को का यात्री था, मोरक्को का यात्री था, और ये 1333 के करीब भारत में आया था। इसको कौन लाया था? इसको मोहम्मद बिन तुगलक भारत लाया था, ठीक। और इब्न बतूता की किताब भी पेपर में आया करती है, रहला, याद रखना। रहला किसकी किताब है? इब्न बतूता की रहला किताब हो जाएगी। अगला देखो, किस अनुच्छेद के तहत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया है? अनुच्छेद 343(1) के तहत राजकीय भाषा। संपत्ति का अधिकार अब कैसा अधिकार है? संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार में हुआ करता था, उसको हटा दिया गया है। अब यह सिर्फ एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए किस शासक को दर्शाया गया है? बीड़ा बजाते हुए समुद्रगुप्त को दर्शाया गया है सिक्कों में। किसको? समुद्रगुप्त को। शंक्वाकार वनों की लकड़ी कैसी होती है? जो शंक्वाकार वन होते हैं, शंकुधारी वन बोलते हैं, या जिनको टैगा बोलते हैं, तो इनकी लकड़ी बहुत मुलायम होती है। मुलायम कागज़ वगैरह बनाया जाता है, ठीक है ना। तो मुलायम कहाँ पर लिखा है? यहाँ पर लिखा है, तो मुलायम आपका जवाब हो जाएगा। मैत्री और भारती क्या है बताओ? मैत्री भारती मैंने 10वीं बार आपको बताया है। अंटार्कटिका में ये शोध संस्थान है भारत के, मैत्री भारती गंगोत्री। अब मैत्री सेकेंड वहाँ पर किया जा रहा है, ठीक। अगला देखो, नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं? नक्षत्र मंडल रात में जो तारों के द्वारा बनाई गई समूह की जो आकृति होती है उनको नक्षत्र मंडल बोलते हैं। जैसे सप्तऋषि हो गया, अर्सा मेजर हो गया, बिग बियर हो गया, ये सभी क्या है? ये आपके नक्षत्र मंडल ही होते हैं। अगला देखो, यहाँ पर कहता है इल्तुतमिश ने किस संगठन का निर्माण किया था? इल्तुतमिश ने तो तुर्कान चहलगानी का निर्माण किया था। 40 दलों का निर्माण इसने किया था, और बलवन ने इसको खत्म किया। किसने खत्म किया? बलवन, ठीक, बलवन ने इसको खत्म कर दिया था। तुर्कान चहलगानिन 40 सरदारों का संगठन। विश्व का सबसे बड़ा सुंदरवन जो डेल्टा है ना, ये किन नदियों पर बनाया जाता है? किन नदियों के द्वारा बनाया जाता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है सिखों के किस गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की है? खालसा पंथ की स्थापना आपके गुरु गोविंद सिंह ने की है, ठीक। अगला यहाँ पर देखिए 100 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आपका आ चुका है, जो कि कहता है भारत राज्यों का संघ होगा। किस अनुच्छेद में कहा गया है? पहले ही अनुच्छेद में कहा गया है भारत राज्यों का संघ होगा। कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा जानकारी के साथ आपको मुझे कराने हैं, ठीक। यहाँ पर
एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया था, ठीक, कौन सा? मुझे बताने हैं, आपको क्या बताना है? आपको सारी की सारी सभ्यताएं, यह वाला क्वेश्चन, मुझे इन सभ्यताओं को आपको बता देना है, ठीक। सबसे पहले समझो मेसोपोटामिया की सभ्यता 5000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व में है आपकी विकसित, दजला फरात नदी के किनारे। तो दजला फरात नदी ख्याल कर लेना मेसोपोटामी सभ्यता के लिए। जिगुश्त में प्रमुख देवता इनके रहते थे, जिगुश्त में इनके प्रमुख देवता रहा करते थे। लिपि चित्रात्मक थी। अगला देखो मिस्र की सभ्यता 5000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, नील नदी का वरदान बोलते हैं। मिस्रवासी शवों के शरीर पर नाइट्रोजन का लेप लगाकर एवं मुलायम कपड़े से ढक देते हैं मृतक को या मरे हुए शव को। इस शरीर को ममी बोलते हैं, ममी। इनको पिरामिड के अंदर रखा जाता है, तो पिरामिड आपका मिस्र से संबंधित हो जाएगा, ममी बोलते हैं। नाइट्रोजन का लेप लगा दिया जाता है मृत शरीर पर और मुलायम कपड़ों से ढक दिया जाता है। उसके बाद क्रीट की सभ्यता, तो क्रीट की सभ्यता भूमध्य सागर के किनारे आपकी विकसित हुई है। सुंदर चित्रकारी के कारण बर्तनों की मांग पूरे देश में थी। क्रीट की सभ्यता की जो बर्तन थे वो बहुत सुंदर चमकीले चित्रकारी बनाए जाते थे। चीन की सभ्यता समझो, ये सभ्यता हुआंगहो नदी के किनारे विकसित हुई है। साटन के कपड़े बांस पर लिखना चीन से शुरू हुआ है। साटन के कपड़े सबसे पहले चाइना में, बांस पे लिखाई सबसे पहले चाइना में। कांस्य के बर्तन में लोग भोजन करते थे। कागज़ का आविष्कार भी चीन से हुआ है। ये जानकारी शायद आपको कोई बताए, कोई नहीं बताएगा। ये आपके सिलेबस में ये 2 से 3 बातें बताई गई हैं जिनको मैंने यहाँ पर बता दिया। आशा करता हूँ आपने इस वीडियो को एकदम मज़ेदार तरीके से देखा होगा, समझने का प्रयास किया होगा। कोई डाउट वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और ये नोट्स लेने के लिए नंबर यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, इस नंबर पर डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। आप कर लेना, है ना, नोट्स आपको फटाक से तुरंत मिल जाएगा।